हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 10 ऑफ ऑसिलेशन चैप्टर और इसके अंदर आज हम लोग स्टडी करेंगे एंगुलर एसएचएम, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और लास्ट में मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मीनिंग के साथ में, एग्जैक्टली क्या होता है एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ पर उसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे कि इस तरह से कोई डिस्क दी हुई है। इस तरह से हम यहाँ पर एक डिस्क कंसिडर करेंगे और ये जो डिस्क है उसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। ये हमारे पास एक टाइप की डिस्क हो गई और ये जो डिस्क होगी इस डिस्क के सेंटर से, इसके सेंटर से हमने एक वायर अटैच कर दिया, मेटेलिक वायर होगी या कोई स्ट्रिंग हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर। और स्ट्रिंग का दूसरा एंड यहाँ पर रिजिड सपोर्ट से अटैच करना है। इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट है। तो इससे पहले जो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर है उसके अंदर देखा है हमने कि अगर कोई डिस्क सेंटर के अबाउट रोटेट करने वाली होगी, सेंटर मतलब कैसा, डिस्क लेनी है, उसे अपने ही खुद के एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना है बस। तो उसके इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, मोशन देखो। अब वहाँ पर वो अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करने वाली होगी तो वो मोशन हमने ऑब्जर्व किया है। बट अगर यहाँ पर अगर हम उसे एक स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं और उसे इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाते हैं, क्या करना है बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इमेजिन करो कि डिस्क हमने पकड़ रखी है और उसे दो रोटेशन हमने कंप्लीट कर दिए, उसके दो रोटेशंस कंप्लीट कर दिए एंड इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए, ओके। और उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में क्या होगा, वो डिस्क जगह पर नहीं रुकेंगे, वो क्या करेंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमेंगे। क्या करेंगे वो, एंटी क्लॉकवाइज। दो रिवॉल्यूशंस हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए तो वो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ओके। फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद में वो वहाँ पर रुकेंगी और फिर से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑसिलेशंस होने वाले हैं वही होता है एंगुलर एसएचएम। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि एग्जैक्टली क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ सम सर्कुलर डिस्क और इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल बॉल, तो वहाँ पर अगर हम उसे किसी थ्रेड से अटैच करते हैं, उसे घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा, ठीक है। तो ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑसिलेशंस होंगे उसे ही हम बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। अब इसके अंदर डेफिनेशन समझने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने उसे क्लॉकवाइज घुमाया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज। तो वो छोड़ देने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है, तो यहाँ पर उसे उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ले जाने के लिए, जैसा लीनियर एसएचएम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है वैसा ही इस केस के अंदर होता है रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या होता है यहाँ पर, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। अब ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन के लिए। सो वी कैन से दैट टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस थीटा। पहली बात, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जितना ज़्यादा हम उसे ट्विस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसे घुमाएंगे उतना ही तेज़ी से वो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर घूमेगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो घूम कर किधर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यहाँ पर निगेटिव साइन है। अब यहाँ पर निगेटिव साइन अगर हमें निकलना होगा तो उसके लिए कोई कॉन्स्टेंट लेना होगा एंड द कॉन्स्टेंट इन दिस केस इज सी। सो टो इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस सी इंटू थीटा। दिस सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कांस्टेंट है, इसे दूसरा नाम यहाँ पर टॉर्शनल कांस्टेंट भी दिया होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट। इसके बाद में अब ये जो हमने इक्वेशन देखी है, इस इक्वेशन के ऊपर से ही हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या आएंगे, आप सिंपल है, देखो यहाँ पर हमें बस क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ का तो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, तो इसे बस तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, जैसे हमने लीनियर एसएचएम में किया था वैसे। पहला पार्ट क्या होगा यहाँ पर, ये एग्जैक्टली क्या है, इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन। क्या ये, इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन। ये पहला पार्ट होगा उसका, ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो ये जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। समझ कर आप लोग इसे याद करोगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को समझ जाएंगे एग्जैक्टली क्या है। सो सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या है, इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर टॉर्क किसके प्रोपोर्शन में है, इन विच क्या है, टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो टॉर्क है, टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज किसके प्रोपोर्शन में हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शन में हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये हो गया उसका दूसरा पार्ट। और लास्ट पार्ट, निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट टॉर्क और इट्स डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसी होती है, इज अपोजिट
टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? 3 पार्ट। पहला पार्ट होगा इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन। सेकंड पार्ट इट्स द टॉर्क फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसकी डायरेक्शन? टॉर्क की डायरेक्शन। ओके, इस तरह से हम डेफिनेशन कर सकते हैं। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले हमने देखा है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है? रिस्टोरिंग टॉर्क टो इज इक्वल टू कितना था? माइनस सी थीटा। इसकी बट जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टो इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। क्या होता है? आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो ये कोई नई बात नहीं है, रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर हो चुका है। और सिंपली अगर ऐसा भी नहीं ध्यान में आ रहा है तो क्या करना है, बस हमें कंपेयर करना है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से। ठीक है, फोर्स लीनियर मोशन में होगा तो सर्कुलर या रोटेशन में क्या होगा? टॉर्क होगा। मास अगर लीनियर में है तो रोटेशनल में क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में होगा तो रोटेशनल में क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ में। उसके बाद में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर टॉर्क की वैल्यू कितनी लेनी है? आई अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस सी थीटा। उसके बाद में इसे अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो आई अल्फा प्लस सी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और लास्ट में देखो आप क्या करना है यहाँ पर, ये जो अल्फा है, अल्फा मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद में डी बाई डी टी एज इट इज ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डी थीटा बाई डी टी। सो अल्फा कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है वैसा ही ये रोटेशनल केस के अंदर है। सो यहाँ पर क्या करना है हमें? ये आई एज इट इज़ लेना है। उसके बाद में अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करनी है? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पर 0 है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। क्लियर? इस तरह से सिंपली बस 2 फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद में ये जो 2024 का बोर्ड का पेपर था उसके अंदर 1 मार्क के लिए ये इक्वेशन थी। सो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक क्यों नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सबसे पहले तो मैग्नेट क्यों वाइब्रेट करेगा, इस क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो अगर मान लो कि हमने अगर कोई इस तरह से मैग्नेट कंसीडर किया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से कोई बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। अब इस मैग्नेट को हमने एक थ्रेड से अटैच कर दिया। इस तरह से सेंटर से एक थ्रेड पास होगी, इस थ्रेड से हमने इसे बांध दिया है और इसे किसी सपोर्ट से अटैच कर दिया है। तो अगर हम इसे छोड़ देते हैं, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो हमारा नॉर्थ पोल एंड जोग्राफिक साउथ पोल होता है, तो उसके एक्सिस के अलॉन्ग ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसे कैसे भी घुमाएंगे, अगर हम इसे डिस्प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फिर से उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसे किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगा? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन के अंदर अलाइन होगा, उसी डायरेक्शन स्ट्रेट उसी के अंदर वो अलाइन हो जाएगा। बट अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, मतलब क्या करेंगे? थोड़ा सा ऐसा घुमा देते हैं इसे, तो अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और छोड़ देंगे तो वो फिर से अलाइनमेंट की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये क्लॉकवाइज अगर घुमाया होगा तो ये किधर घूमेगा? फिर से एंटी क्लॉकवाइज। फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद में क्लॉकवाइज, फिर से एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से उसके अंदर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसी तरह का जो मैग्नेट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, सॉरी उसका टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशन का, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है तो वो देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर। इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कंसीडर करो कि ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। उसके बाद में इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें एक बार मैग्नेट प्लेस करना है। इस तरह से हम क्या करेंगे? एक बार मैग्नेट प्लेस कर देंगे।
ओके। अब ये जो बार मैग्नेट है उसका फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो इसके अंदर साउथ पोल पॉजिटिव होता है, नॉर्थ पोल निगेटिव होता है। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये मैग्नेट इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो घूमेगा। तो यहाँ पर जो एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल थीटा। मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट का एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच का ये एंगल होगा थीटा। उसके बाद में एक छोटी सी थ्योरी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट के केस के अंदर जो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर आने वाला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट म्यू इज इक्वल्स टू QM इंटू 2L, QM इंटू 2L, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये तो उसका सिंबल हो गया, उसके बाद में QM इज नथिंग बट द पोल स्ट्रेंथ। ये क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। ओके, मतलब वो नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, तो उसकी अट्रैक्टिव रिपल्सिव एबिलिटी जो होगी उसे दिखाने के लिए पोल स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद में ये 2L है, 2L इज द टुगेदर मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। ये क्या होती है, मैग्नेटिक लेंथ होती है। ओके, इस तरह से दो टर्म्स है इसके अंदर, QM पोल स्ट्रेंथ है, उसके बाद में 2L मैग्नेटिक लेंथ है। तो इसके ऊपर से अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अगर हम प्लेस करते हैं, इसके अंदर एक फॉर्मूला आने वाला है टॉर्क के लिए। तो अगर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट। टॉर्क कितना एक्ट करता है इस केस के अंदर, मैग्नेट टॉर्क कितना एक्ट करता है, दैट टॉर्क विल बी टो इज इक्वल टू कितना होता है वो, म्यू बी साइन थीटा। क्या होता है, म्यू बी साइन थीटा। तो उसके अंदर म्यू मतलब क्या है, म्यू इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी इज नथिंग बट द क्या होता है ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। साइन थीटा, थीटा एंगल होता है बार मैग्नेट का एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू अगर स्मॉल होगी, तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कैलकुलेटर के ऊपर भी बताया था, क्या होता है उसके अंदर थीटा अगर रेडियन के अंदर होगा और उसी एंगल का अगर हम साइन लेते हैं तो वो दोनों भी क्या होता है, नियरली इक्वल होते हैं। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू बी इंटू थीटा। बट यहाँ पर टॉर्क और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कैसा, क्लॉकवाइज अगर उसे घुमाएंगे हम तो वो घूमकर छोड़ने के बाद में कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। तो इसके ऊपर से भी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम टॉर्क की वैल्यू पुट करती है, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू अगर पुट करेंगे, बट टो इज इक्वल्स टू क्या होता है, टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी इंटू थीटा, ये आ गया। इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन इधर से क्या आ गया, आई, और ये थीटा एज इट इज। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आने वाले हैं, म्यू बी एंड आई, ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सभी टर्म्स कैसे कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो बार मैग्नेट होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन परफॉर्म करने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं आगे, इसका अगर हम बस मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर म्यू बी अपॉन आई होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें और एक थ्योरी यूज़ करनी है, इसका मैं साइड में लिख लेता हूँ इस तरह से। ये हम इससे पहले डेरिवेशन के अंदर देख चुके हैं, बट फिर से सिंपल पेंडुलम जो था ना वहाँ पर भी हमने देखा था, और फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है बस देखो, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन एम होता है। क्या होता है वो, के अपॉन एम। बट यहाँ पर के का फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर आता है, क्या होता है वो, एफ इक्वल्स टू के एक्स। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ के की जगह क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एक्स, और ये एम एज इट इज। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ अपॉन एम, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एफ अपॉन एम क्या होगा, ए अपॉन क्या होता है, एक्स, ए अपॉन एक्स। तो ओमेगा मतलब क्या होता है, बट ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, इसे वर्ड्स के अंदर लिखता हूँ, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद में पर यूनिट थीटा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे बस वर्ड्स के अंदर लिख लिया है मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन मिली है, इसे अगर हम सिम्बॉलिकली लिखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, अल्फा अपॉन थीटा, जो हमने यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो उसे, इसके अंदर देखा है वही यहाँ पर पुट करना है। बट यहाँ पर और एक चीज़ यूज़ करें हम, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। सो दिस विल बी 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, म्यू बी अपॉन आई,
उसके बाद में इसका इन्वर्स लेंगे, तो इन्वर्स लेने के बाद में t अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई, सॉरी यहाँ पर इन्वर्स लेना है तो आई ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय म्यू बी होगा। ओके, उसके बाद में लास्ट 2 पाई उधर शिफ्ट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी, आई अपॉन म्यू बी। तो ये रहा हमारा टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम का फॉर्मूला। क्लियर? तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर एसएचएम देखा, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में मैग्नेट की ये केस देखी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।